तो ऐसे दिखा सकते हैं हम, ठीक है जी। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, राइट। यहाँ पे एक आपको फीमेल दिख रहा है, एक आपको मेल दिख रहा है। जब मैंने ट्विन्स पढ़ाए थे तो बताया था वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कैन बी ऑफ द सेम जेंडर, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। क्लियर है जी, राइट। चलो आगे बढ़े, इधर देखिए, यहाँ पे ये 1 लिखा है रोमन न्यूमरल्स में, ये वाला 1 और 2 ये अरबिक न्यूमरल्स में। सो पेरेंट्स एंड द 1 बॉय एंड द 1 गर्ल इन ऑर्डर ऑफ बर्थ, ठीक है। पेरेंट्स हैं ऊपर, उसके नीचे उनके बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। रोमन नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है? जेनरेशन। जैसे यहाँ पे ये 1 लिखा था, ये हो गया जी पेरेंटल जेनरेशन। ये क्या है? पेरेंटल जेनरेशन। और उसके बाद अगर अरबिक नंबर लिखा है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, जैसे ये 1 2 जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बच्चे आगे, उनकी नंबरिंग को अरबिक न्यूमरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? रोमन न्यूमरल्स जनरेशंस रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 2 3 जो नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, ये जितने उनके बच्चे होंगे ये उनको हम मार्क कर रहे हैं, उनकी नंबरिंग कर रहे हैं इससे, राइट जी। ठीक है, पेडिग्री समझ गए आप बेसिक। अभी कैसे इस्तेमाल करना है इनका, हेमोफीलिया के लिए पेडिग्री कैसे बनानी है, सिकल सेल एनीमिया के लिए कैसे है, या फिर फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए कैसे है, थैलेसीमिया के लिए कैसे है, ये हम अभी आगे देखेंगे। आपको सिंबल समझ आ गए अच्छे से? फिर से रिवाइज करा दूं। अगर हमने एक स्क्वायर बनाया और उसमें शेड नहीं करा है तो वो क्या है? मेल। अगर हमने एक स्क्वायर बनाया और उसे शेड कर दिया है तो उसमें वो पर्टिकुलर ट्रेट है, वो हेमोफिलिक है, या उसमें जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर या ट्रेट की आप बात कर रहे हैं। और अगर हम फीमेल पे अप्लाई करें, एक सिंपल सर्कल है बिना शेड किए तो वो फीमेल है, सर्कल के अंदर शेड कर दिया है तो वो अफेक्टेड फीमेल है। और अगर रंबस शेप बनाई हुई है दैट मीन्स सेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड, बताया नहीं गया कि मेल की बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है, राइट जी। रोमन न्यूमरल्स का भी बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया था आपको कि अगर डॉट लगा हुआ है सर्कल के बीच में तो वो कैरियर है, कैरियर फीमेल है। अगर स्क्वायर के बीच में डॉट लगा हुआ है तो वो कैरियर मेल है। डॉट की जगह आधा शेड भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा, राइट जी। कॉन्सेंजीनियस मैरिज कैसे शो करना है, ट्विन्स कैसे शो करने हैं, याद हो गया? आसान था ना, मजेदार भी था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जेनेटिक्स के बेसिक सिद्धांत हमने समझे, क्या है क्रोमोसोम्स, क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्या है लिंकेज, इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने पढ़ा, मल्टीपल एलील्स पढ़े, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जिसे कहते हैं, को डोमिनेंस, ये सब हमने स्टडी कर लिया। तो जेनेटिक्स का एक बेसिक जो कहते हैं ना फंडामेंटल जो है हमारे सिद्धांत जो है वो तो हमें आ गए समझ। अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, राइट। हम ये सब चीजें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम अल्टीमेटली तो मैन काइंड, ह्यूमन काइंड को मदद ही करना चाह रहे हैं एज अ डॉक्टर, एज अ जेनेटिक काउंसलर। सो यू शुड नो कि कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, राइट। कुछ रिसेसिव भी होते हैं, कुछ डोमिनेंट भी होते हैं, दोनों तरह के हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ग्रिगोर जॉन मेंडल किस प्लांट पे काम करा था उन्होंने जी? गार्डन पी। क्या है उसका बोटेनिकल नेम? पायसम सटाइवा, राइट। चल 7 कैरेक्टर्स 14 ट्रेट्स, याद है सब। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो हैं इसको हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं और ये ऑटोसोमल भी हो सकते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स भली भांति परिचित है आप, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमंस में 2n इज इक्वल टू 46, यानी ह्यूमंस में देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स जोड़े, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर्स जो हैं वो है ऑटोसोमल
ऑटोसोम्स, राइट? मेल और फीमेल में सेम है। वन पेयर जो है दैट इज हेट्रोसोम कह लीजिए, या हम कह देते हैं ना सेक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर सेक्स क्रोमोसोम्स वाले भी हो सकते हैं। मेल में सेक्स क्रोमोसोम XY, फीमेल में XX, और ऑटोसोम्स तो भाई बराबर ही है दोनों, मेल और फीमेल। तो ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हम पढ़ेंगे जो ऑटोसोम्स से रिलेटेड है, और ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हम पढ़ेंगे जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। अब जो सेक्स लिंक्ड वाले जिनका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, डोमिनेंट और रिसेसिव, ऑटोसोम्स वाले भी डोमिनेंट भी एंड रिसेसिव भी, राइट? ये आपने भी बना लिया ना फ्लो चार्ट साथ के साथ। हमेशा ये कहता हूं, साथ के साथ आप भी उस चीज को बना लीजिए, कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए। सिर्फ आपको मुझे सुनते नहीं रहना अपने कानों से, वो तो एक रिक्वायरमेंट है ही है, सुनना तो है ही है भाई। सुन के देख के नोट भी कर लेना साथ साथ, तब चीजें पक्की हो जाएंगी, राइट? चलो बढ़ते हैं आगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में डिस्कशन करते हैं पहले ह्यूमन कैरियोटाइप का। कैरियोटाइप वर्ड से आप फेमिलियर हैं? हमारे जो अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, उनको हम कैसे डिपिक्ट करते हैं, कैसे अरेंज करके दिखाते हैं, है ना? क्रोमोसोम सभी अलग अलग तरह के दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी अलग है, हमने पढ़ा भी था, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अलग अलग क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर है जी, पहला वाला क्रोमोसोम पेयर है। चलो मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ऐसा देखिए आप पूरे के पूरे 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपको दिखाए गए हैं। अंत में आप देखेंगे एक जगह सेक्स क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे ये रहे X एंड Y, राइट जी? X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है। Y क्रोमोसोम को तो पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, डिफरेंशियल रीजन क्या है Y का, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द Y क्रोमोसोम, TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, होलेंड्रिक जीन्स। Y क्रोमोसोम तो डिटेल में स्टडी करा है हम लोगों ने, ओके? चलो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का जिक्र जब करते हैं तो कुछ कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनाइलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, ये मेन है जो आपके सिलेबस में है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, गाउचर्स डिजीज है, एल्कैप्टोन्यूरिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है ना? ये सारे तो हम नहीं पढ़ सकते, टाइम लिमिटेशन है, सिलेबस की कुछ बाउंड्रीज भी हैं, है ना? फिर भी जब ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जब मैं आपको कॉमन ह्यूमन डिजीजेस पढ़ाऊंगा ना, उसमें भी थोड़े बहुत जेनेटिक डिसऑर्डर्स और बताऊंगा आपको भविष्य के लिए तैयार करना है ना। चल, हेमोफीलिया, आप कहेंगे सर हेमोफीलिया के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। बिल्कुल जी, हेमो इज रेफरिंग टू ब्लड, यहाँ पे हेमोग्लोबिन, ब्लड, हेम। फीलिया, एक होता फोबिया यानी डर, एक होता फीलिया यानी लव ना। हेमोफीलिया को रॉयल डिजीज या ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, इसकी वजह भी हम जानेंगे। आप याद कीजिए, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हमने क्लास 11th के सिलेबस में पढ़ा था। जब भी कभी चोट लग जाती है, थोड़ी देर तक खून बहता है ब्लड वेसल्स में से, फिर खून बहना बंद हो जाता है, क्लॉट बन जाता है वहां पे। एक बेसिक मैकेनिज्म जो है ब्लड क्लॉटिंग का वो ये है कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। आपने फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयंस, ये चीजें पढ़ी थी। ब्लड प्लेटलेट्स का रोल पढ़ा था। सो आप देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फाइब्रिन जो है प्रोटीन है। कहाँ बनता है फाइब्रिन? फाइब्रिनोजन याद है, लिवर में बनता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना होता है ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे। और इसे कन्वर्ट कौन करता है? याद है, एक और प्रोटीन आपने पढ़ा था, प्रोथ्रोम्बिन। लिवर में बनता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कन्वर्ट होता है पहले थ्रोम्बिन में, ठीक है? तो यही थ्रोम्बिन जो होता है ना, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाता है। कैल्शियम आयंस चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम का रोल। सो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म से ये एक्टिवेट हो जाते हैं। फाइब्रिन के धागे धागे थ्रेड्स जब बन जाते हैं तो
ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेते हैं ये, जिसके कारण फिर क्लॉट बन जाता है। ठीक है जी। और थोड़ी देर बाद वो क्लॉट सिकुड़ता है, रिट्रैक्ट करता है। क्लॉट जब रिट्रैक्ट करता है उसमें से एक फ्लूइड निकलता है जिसे सीरम कहते हैं। तो ये क्लॉटिंग का बेसिक मैकेनिज्म हमने समझा हुआ है क्लास 11th में, राइट। नाउ सुनो, हेमोफीलिया जिसे होता है इट इज एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। हेमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है which is found almost exclusively in males. Very rarely females में हेमोफीलिया होता है। हम पढ़ेंगे कि उसका कारण क्या है, कि हमें पॉपुलेशन में हेमोफिलिक फीमेल्स क्यों नहीं नजर आती। नाउ एक बार फिर से ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूं। देखिए मेरे राजा बेटा, होना क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनना जरूरी है। वो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा किसमें? थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर खुद कैसे बनेगा? जब कहीं इंजरी हुई, डैमेज जो है वो टिश्यू को हो सकता है आउटसाइड द ब्लड वेसल, राइट जी, या इंटरनल डैमेज भी हो सकता है। इसके मैकेनिज्म्स थे कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बनेगा, इंट्रिंसिक पाथवे या एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। ब्लड वेसल डैमेज हुई, बाहर से हुआ डैमेज या ब्लड को इंटरनली कहीं डैमेज मिला है, सो प्लेटलेट्स भी वहां पे इन्वॉल्व होंगे, है ना। जहां पे भी कहीं डैमेज्ड ब्लड वेसल है, याद कीजिए ये ब्लड वेसल डैमेज हुई है ना। मैंने बताया था दैट कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हो जाते हैं। एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर्स के साथ जब प्लेटलेट्स संपर्क में आती हैं, प्लेटलेट्स स्वेल कर जाती हैं। प्लेटलेट्स दे फॉर्म अ टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग। फिर कितने सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स का पूरा कैस्केड इनिशिएट हो जाता है एंड अल्टीमेटली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, राइट जी। वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है और फिर ये जो थ्रोम्बिन होता है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। फाइब्रिन के धागे धागे आरबीसी डब्ल्यूबीसी को जकड़ लेते हैं, प्लेटलेट्स को भी जकड़ लेते हैं और क्लॉट बन जाता है, राइट। नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम 3 से 5 मिनट होता है जिसमें क्लॉट बनता है। समस्या क्या है जी? हेमोफीलिया जिन लोगों को होता है ना, उनमें ब्लड क्लॉट करने में ज्यादा समय लगा देता है। क्लॉट करेगा बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू क्लॉट। और अगर कहीं गलती से ज्यादा बड़ा कट लग गया, ज्यादा बड़ी इंजरी हो गई, सो ब्लड कैन कंटिन्यू टू फ्लो आउट ऑफ दैट डैमेज्ड वेसल फॉर अ लॉन्ग टाइम। और हो भी सकता है पेशेंट की मृत्यु हो जाए, कोई मेजर ब्लड वेसल कट जाए। ठीक है जी। सो हेमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है विच इज फाउंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन मेल्स, क्योंकि मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम है। मेल्स का जीनोटाइप 44+XY है। फीमेल्स कैरियर होती हैं हेमोफीलिया के लिए। वो कैसे है वो आगे देखते हैं, उससे पहले जान लीजिए हेमोफीलिया मुख्य रूप से 3 तरह का है। हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया सी। हेमोफिलिक पेशेंट में समस्या क्या है? ब्लड की क्लॉटिंग में इन्वॉल्व पर्टिकुलर तरह के जो फैक्टर्स है ना, या तो वो हेमोफिलिक पेशेंट में बहुत ही कम मात्रा में बन रहे हैं या बन ही नहीं रहे। सो हेमोफीलिया में द involved clotting factor is either not produced or it is produced in a very less amount. अब हेमोफीलिया ए, बी और सी याद रखिएगा। देखो जी, आप भी लिख लीजिए, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया सी। हेमोफीलिया ए में देर इज डेफिशिएंसी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। 13 तरह के अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उससे भी ज्यादा होते हैं इनफैक्ट। Hemophilia B is due to deficiency of clotting factor number 9. Hemophilia C is due to deficiency of clotting factor number 11. तो हमने लिखे 3 तरह के हेमोफीलिया A, B and C, right? Hemophilia A is due to deficiency or the absence of clotting factor number 8. B is due to deficiency of clotting factor number 9 and C is because of clotting factor number 11. 8, 9, 11 इससे कॉन्टिन्यूटी में 8, 9, 10 मत कर जाना, ध्यान रखिएगा। 8, 9, 11 क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 जो है ना, इसको एंटी हेमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। एंटी हेमोफिलिक फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर 8 का दूसरा नाम है। एग्जाम में भी कई बार पूछ लेते हैं विच इज क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन, राइट। फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 वाला जो हेमोफीलिया है ये ज्यादा कॉमन है, 11 वाला कंपैरेटिवली रेयर है, लिखा नहीं कॉमनली अकरिंग। और मोस्ट कॉमन अगर पूछे कि भाई सबसे ज्यादा कौन सा है, जितने हेमोफीलिया के केसेस देखे जाते हैं
उनमें से सबसे कॉमन जो है दैट इज हेमोफीलिया ए, विच इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8. आगे बढ़ते हैं. हेमोफीलिया इज sex linked disease which is also known as bleeder's disease. खून बहता रहता है. Patient will continue to bleed even from a minor cut. ज्यादा लंबे समय तक क्लॉट कर जाएगा ब्लड पर, बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है. There is absence of anti-hemophilic globulin. अभी अभी मैंने कहा ना, anti-hemophilic globulin भी कह देते हैं, anti-hemophilic factor A भी कह देते हैं. लिखा नहीं है एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन या फैक्टर 8 हेमोफीलिया ए के केस में. देन फैक्टर 9 जो है उसका नाम होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, हेमोफीलिया बी. राइट जी. इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज हो रही है हेमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एक नई बात पता चली आपको. हेमोफीलिया ए फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, हेमोफीलिया बी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी. फैक्टर 9 का दूसरा नाम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, और हेमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं. क्यों कहते हैं अभी हम उसका रीजन समझेंगे. नाउ it is due to the presence of a recessive sex linked gene, small h से डिनोट करा हमने, carried by X क्रोमोसोम. जैसे मैंने एक हेमोफिलिक मेल को लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, X के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट छोटा h डाल दीजिए, XHY. तो इसी से देखने से पता चल जाएगा हेमोफिलिक मेल की बात हो रही है. A female becomes hemophilic only when both its X chromosomes carry the gene. एक फीमेल को हेमोफिलिक होने के लिए ये सिचुएशन ऐसे होनी चाहिए, जो कि बड़ा ही रेयर कॉम्बिनेशन है, और ऐसा जाइगोट सरवाइव भी नहीं करता. अगर ऐसा जाइगोट बना है एक फीमेल XH वो इंट्राएम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है, या पैदा होने के बाद डेथ हो जाती है, या फिर ऐसी फीमेल जब प्यूबर्टी एज तक पहुंचती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस के कारण डेथ हो जाती है. सो अगर बच भी जाए, राइट, मिलियंस में से कोई एक अगर बच भी जाए हेमोफिलिक फीमेल, सो वेरी रेयर ऑफ द रेयर cases में we have hemophilic females in the population, but throughout their life they suffer with this problem of excessive menstrual blood loss. Okay, so लिखा है यहाँ पे such females generally die before birth because the combination of these two recessive alleles is lethal. XH वाली situation lethal हो जाती है. right? चलें जी आगे. now अगर फीमेल में हमें ऐसा सिचुएशन दिख रहा है, अ फीमेल हैविंग ओनली वन एलील फॉर हेमोफीलिया, आपने XHX ऐसे करके लिखा है एक जीनोटाइप, तो इसका मतलब है आप जिक्र कर रहे हैं कैरियर फीमेल का, कि वो हेमोफीलिया का वो डिफेक्टिव एलील कैरी कर रही है, वो अगली जनरेशन में पास ऑन कर सकती है. इन केस ऑफ मेल्स, single gene for the defect is able to express itself because Y chromosome is devoid of any corresponding allele. अब मेल्स में क्या समस्या है, XH आ जाने से ये चीज अपने आप को एक्सप्रेस करेगी ही, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो Y क्रोमोसोम है उसके ऊपर कोई एलील नहीं है जो इस छोटे H का इसको सप्रेस कर सके, दबा सके. ऐसा सिचुएशन नहीं है Y के पास. तो मेल्स में ही ज्यादातर ये सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग वाई क्रोमोसोम है उस बेचारे के पास जो जीन्स हैं वो मेलनेस वाले ही हैं, होलेंड्रिक जीन्स, बाकी नहीं है. ठीक है जी, इज इट क्लियर? चल आगे बढ़े. मैंने सेशन की शुरुआत में अभी कहा था थोड़ी देर पहले दैट हेमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज. ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं हेमोफीलिया को रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं. इसका कारण ये है, इट हैज बीन क्वाइट कॉमन इन द रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप. यूरोप के जो शाही परिवार हैं, राजसी परिवार हैं, रॉयल फैमिलीज हैं, जिसमें आप जानते हैं कि क्वीन विक्टोरिया का जिक्र आता है. सो वहां पे द डिजीज हैज स्प्रेड टू देम थ्रू द चिल्ड्रन ऑफ क्वीन विक्टोरिया. द एंसेस्टर्स ऑफ द क्वीन डिड नॉट पोजेस द डिजीज. जो क्वीन के एंसेस्टर्स थे उनमें बीमारी नहीं थी. इट अपीयर्स
that the gene for hemophilia developed either in the germ cells of her father or herself through mutation. अगर हम पूरा पेडिग्री प्लॉट करके समझें इसे, राइट, रॉयल फैमिली को, तो हमें पता चलता है कि या तो क्वीन विक्टोरिया ने इसका डिफेक्टिव एलील अपने पिताजी से इनहेरिट करा था, या फिर उनके शरीर में स्वयं में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ है कि वो जीन आगे पास ऑन होता गया. Being sex linked, the gene for hemophilia shows criss-cross inheritance, right? criss-cross inheritance के बारे में हल्का सा जिक्र पहले भी किया था हमने, आगे भी पढ़ेंगे कि मेल्स में आया है, फीमेल में ये कैरियर है, फिर अगली जनरेशन में मेल्स में आएगा, फीमेल्स कैरियर होंगी. Its frequency is 1 in 7,000 in human males. मेल्स में 7,000 में से एक, और फीमेल में देखिए, राइट जी, कितने सारे जीरो हमने लगा, तब जाकर के ऐसी मिलियंस वाली सिचुएशन में आके हमें फीमेल में हेमोफीलिया देखने को मिलता है, वेरी रेयर, राइट. क्लियर है जी? इतना रॉयल डिजीज समझ आ गया, ब्लीडर डिजीज समझ आ गया. अच्छा चलो अब ये जरा हम एक क्रॉस समझते हैं, ध्यान से पूरा दिमाग लगा के. ये है जी पेरेंटल जनरेशन, जिसमें हमने एक कैरियर वुमेन ली और एक नॉर्मल मेल, नॉर्मल मैन, मतलब मैन में नॉर्मल जीनोटाइप लिखा है, मैं साथ के साथ इधर भी लिख देता हूं, ये नॉर्मल जीनोटाइप XY. फीमेल का जीनोटाइप देखिए XX. तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, XHX भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेकंड वाले X के ऊपर ही H लिखना है, ऐसे भी लिखो. अब जो गैमीट्स बनेंगे ये दो तरह के ओवा बनाएगी, नॉर्मल X कंटेनिंग ओवा एंड those ova which have that defective allele XH. मेल के गैमीट्स नॉर्मल होंगे, स्पर्म्स जो हैं, ये रहा X, ये रहा Y. अब आप इनके ऑफस्प्रिंग्स देखते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के आप खुद ही समझ जाएंगे. इधर हमने मेल गैमीट्स ले लिए हैं, इधर हमने फीमेल गैमीट्स ले लिए. ये वाला X और ये वाला X आपस में, ये वाले गैमीट्स जब फर्टिलाइज हुए तो X और X होता है जी फीमेल, तो ये नॉर्मल गर्ल चाइल्ड है, राइट. और अगर ये वाला X और ये वाला Y हुए तो ये नॉर्मल बॉय है, राइट. कोई हेमोफीलिया वाला एलील नजर नहीं आ रहा. अगर वो डिफेक्टिव वाला X जो है फादर के नॉर्मल X के साथ जो है फर्टिलाइज हुआ वो गैमीट, सो शी विल बी अ कैरियर गर्ल. कैरियर है वो, उसमें एक्सप्रेस नहीं हुआ हेमोफीलिया, बाहर से देखने से कुछ नहीं पता चलेगा हेमोफीलिया है कि नहीं है, वो तो जेनेटिक्स के लेवल पे वो कैरियर है. और अगर ये सिचुएशन आ गई XHY वाली, यानी X और वो डिफेक्टिव H और Y, तो वो हेमोफिलिक बॉय, मेल चाइल्ड विद हेमोफीलिया, राइट. तो इसका मतलब है वन नॉर्मल गर्ल, वन कैरियर गर्ल, राइट जी, एंड वन नॉर्मल बॉय एंड वन हेमोफिलिक बॉय. अगर जो है हम इस तरह की सिचुएशन लें कि a carrier female marrying with the normal male, the probability that their forthcoming children, अगली जनरेशन में उनके बच्चे जो होंगे उनमें मेल बच्चे को हेमोफीलिया होने की कितनी संभावना है, समझ लो. एक कैरियर वुमेन, एक नॉर्मल मेल, शादी हुई, बच्चे हुए, पहले तो उनके यहाँ मेल बच्चा होगा या फीमेल बच्चा होगा, इस बात की 50-50% प्रोबेबिलिटी है. 50% ही तो है. XY कॉम्बिनेशन हुआ तो मेल चाइल्ड, XX कॉम्बिनेशन हुआ तो फीमेल चाइल्ड, तो मेल बेबी होने की प्रोबेबिलिटी 50% है. अब जो मेल बेबी होगा क्या वो 100% हेमोफिलिक ही होगा? नहीं, वहां भी तो 50% प्रोबेबिलिटी है. देखो नॉर्मल भी हो सकता है, अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ मतलब उस मेल बेबी ने Y क्रोमोसोम तो फादर से ही लेना है, जो X क्रोमोसोम उस मेल बेबी ने लेना है वो मदर से आना है. मदर के पास दो ऑप्शंस हैं, डिफेक्टिव X, नॉर्मल X. अगर नॉर्मल X हुआ फर्टिलाइज तो वो नॉर्मल चाइल्ड होगा, उसे हेमोफीलिया नहीं होगा. और अगर उसके पास ये कॉम्बिनेशन हो गया XHY तो वो हेमोफिलिक होगा. समझे सिंपल लैंग्वेज में? कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल, अगली जनरेशन में मेल बेबी होने के चांस वो तो हमेशा ही 50% है, चाहे आप यहाँ कैरियर वाली बात करो या ना करो. ये तो एक सिंपल बात है भाई, मेल फीमेल शादी हुई, आगे बच्चे होंगे, बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, 50% संभावना है इसकी, 50% प्रोबेबिलिटी है. यहाँ पे ये है कि अगर मेल बेबी हुआ तो क्या वो 100% हेमोफिलिक होगा? नहीं, 50% चांस है, राइट. डिपेंडिंग अपॉन कि उस मेल में अपनी मदर का डिफेक्टिव X आया है या उस मेल बेबी में अपनी मदर का नॉर्मल X आया है, राइट. चलिए आगे बढ़े. नाउ इसी बात को जो अभी हमने समझी, जो क्रॉस हमने बनाया, पेडिग्री के आधार पे समझना हो तो कैसा होगा? देखो जी मेरे राजा बेटा, हमने कहा था कैरियर मदर, मदर यानी फीमेल,
फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल, और क्योंकि वो कैरियर है तो हमने आधा शेड कर दिया। इसके ऊपर इसका जीनोटाइप लिख देता हूं XHX, कैरियर फीमेल, कैरियर मदर। फादर जो है जी नॉर्मल है, स्क्वायर है, ऐसा सिंबल बिल्कुल मेल के लिए रिप्रेजेंट होता है, और मेल नॉर्मल है, इन्हें कोई हेमोफीलिया नहीं है, तो XY लिख दिया। अब इनकी अगली जनरेशन में हमने कुल कितने बच्चे दिखाए? कुल 4 बच्चे दिखाए। जरूरी नहीं है 4 ही, डिपेंड, 2 बच्चे भी पैदा कर सकता है कोई इंसान, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 बच्चे लिए सिंपल प्रोबेबिलिटी के आधार पे। यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये एक फीमेल है, सर्कल है, ये कैरियर है परंतु अनइफेक्टेड डॉटर है, तो जीनोटाइप XHX। ये अफेक्टेड सन है, जीनोटाइप XHY। ये नॉर्मल डॉटर है XX, ये नॉर्मल सन है XY। अब पेडिग्री समझ आ गई? इस तरह से बनाई हुई है, तो आप बता सकते हैं आराम से कि कैरियर जो है फीमेल है और नॉर्मल मेल है। अगली जनरेशन को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है? इन पेडिग्री सिंबल्स के जरिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल एकदम। चलो आगे बढ़ो। एक और सिचुएशन लेते हैं हेमोफीलिया में, उसका भी पेडिग्री बना के देखें। हमने क्या सिचुएशन लिया है जी? एक और हेमोफीलिया में नॉर्मल फीमेल हेमोफिलिक मेल। बनाते जाइए साथ साथ कॉपी में, आप देख लेना, मुझसे पहले आप सॉल्व कर लो, होशियार बच्चे हो। नॉर्मल फीमेल, पेरेंटल जेनरेशन, जीनोटाइप सिंपल XX, हेमोफिलिक मेल है। हेमोफिलिक मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, वही हमने लिखा। गैमीट्स बनाइए। फीमेल अगर नॉर्मल है, जितने भी ओवा बना रही है नॉर्मल बना रही है, नॉर्मल X क्रोमोसोम है उनमें। मेल अगर हेमोफिलिक है तो उसके स्पर्म्स 50% स्पर्म्स X कंटेनिंग होते हैं, 50% स्पर्म्स Y कंटेनिंग होते हैं, X, H एंड सिंपल Y। तो मेल हेमोफिलिक था, उसने अपने X क्रोमोसोम में वो डिफेक्टिव एलील पास ऑन कर दिया। अब आप सोचिए, मेल का Y नॉर्मल है, ठीक है जी, मेल का X अब नॉर्मल था। चलो अब हम इनके ऑफस्प्रिंग्स देखते हैं और समझते हैं कि कैरियर फीमेल्स होंगी या फिर मेल हेमोफिलिक होगा कि नहीं होगा। समझो, यहाँ पे हमने मेल गैमीट्स ले लिए, यहाँ पे फीमेल गैमीट्स। नॉर्मल X कंटेनिंग ओवा डिफेक्टिव स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ, तो कैरियर गर्ल XXH, कैरियर हो गई गर्ल। X और Y नॉर्मल है, फर्टिलाइज हुए, नॉर्मल बॉय। नीचे भी देख लीजिए, X एंड Y नॉर्मल है दोनों गैमीट्स, नॉर्मल बॉय और कैरियर गर्ल। सो मतलब उनके जो फीमेल बच्चे होंगे वो कैरियर्स होंगी, और जो मेल बच्चे होंगे वो नॉर्मल है। देखो सिंपल लैंग्वेज में भी आप समझ सकते थे, फादर हेमोफिलिक है, राइट, मदर नॉर्मल है, ना कैरियर नहीं है, सफरर भी नहीं है। सफरर तो होती नहीं है हेमोफिलिया में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन है, राइट जी। सो मदर नॉर्मल, फादर हेमोफिलिक। फादर ने 50% स्पर्म वाई कंटेनिंग बनाए। जो इसने वाई कंटेनिंग स्पर्म बनाए हैं वही तो मेल बेबी प्रोड्यूस करेंगे, और मेल बनने के लिए वाई फादर से और एक्स मदर से आ रहा है। मदर तो नॉर्मल एक्स ही दे रही है। मेल बेबी बनने के लिए वाई क्रोमोसोम फादर से, एक्स क्रोमोसोम मदर से। मदर का एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, तो जब फादर का नॉर्मल वाई और मदर का नॉर्मल एक्स मिला तो मेल बेबी बनेगा, और वो नॉर्मल ही होगा। तो सिंपल हमें यहीं से पता चल जाएगा कि हेमोफिलिक फादर हो तो उसका बेटा हेमोफिलिक नहीं होगा जब तक कि मदर जो है वो नॉर्मल है। अगर मदर कैरियर हो जाती, एक एक्स डिफेक्टिव वाला होता, तो अगली जनरेशन में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता XHY वाला, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम तो एबनॉर्मल आ गया ना उस बेटे। इज इट क्लियर जी? सो सिंपल था, व्हेन द फीमेल शी इज नॉर्मल and the male is hemophilic, there is 50% probability of having a male child, there is 50% probability of having a female child, लेकिन मेल बच्चे हमेशा नॉर्मल होंगे उनके, और फीमेल्स हमेशा कैरियर ही होंगे, राइट? चलो जी, अब इसी चीज का पेडिग्री ध्यान से समझिए। सिंबल्स आपके सामने बने जा रहे हैं, राइट? क्या देखे आपने सिंबल्स? आपने देखा कि भाई एक, अब मैं खुद बताता हूं आपको इसमें, है ना, आप भी खुद भी करेंगे इस चीज को, मैं भी हेल्प करूंगा आपकी। दिस इज अ फीमेल,
इज शी नॉर्मल और कैरियर? शी इज नॉर्मल। उस सर्कल ने रिप्रेजेंट करा फीमेल और कहीं कोई अंदर शेड डॉट कुछ नहीं है, दैट मीन्स शी इज अ नॉर्मल फीमेल। ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है मेल और इस सर्कल के अंदर शेड है, इसका मतलब है भाई ये इफेक्टेड है और हेमोफीलिया का जिक्र हो रहा है तो XHY, राइट। ये हमने मैरिज दिखाई इनकी ये वाली लाइन से, ये अगली जनरेशन दिखाई। अगली जनरेशन में हमने सर्कल बनाया है और स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है मेल को और स्क्वायर के अंदर शेड नहीं है तो नॉर्मल मेल है। ये है जी नॉर्मल मेल। संख्या लिख दी 2, तो इसका मतलब है ये 2 बेटे हैं, है ना। मैंने कहा था ना अरबिक न्यूमरल्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 2। यहाँ पे हमने दिखाई है ये फीमेल, आधा शेड करा हुआ है। आधा शेड करने का मतलब है ये कैरियर है XHX और संख्या है 2, तो 2 बेटियां हैं और आपस में दोनों बहनें हैं। दोनों जो सिस्टर्स हैं दोनों ही कैरियर हैं और वहां पे 2 हमने बॉयज दिखाए, दोनों ब्रदर्स हैं, दोनों मेल्स हैं, उनमें कोई हेमोफीलिया का जीन नहीं है। इज दिस पेडिग्री चार्ट क्लियर टू यू? सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल एग्जांपल लेके हमने डिस्कस करा है, हेमोफीलिया का एग्जांपल लेके, राइट। आगे देखिए, अब हमने एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन कही। स्टेप बाय स्टेप मैं कॉम्प्लेक्स करता जा रहा हूं आपके लिए, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा ना, साथ साथ मजा भी आ रहा है। देखो जी, अब आप समझिए यहां पे हमने क्या ली। पेरेंटल जनरेशन में कैरियर वुमेन है, हेमोफिलिक मेल है। फीमेल कैरियर है, मेल हेमोफिलिक है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा मेल हेमोफिलिक तो XHY, राइट। ये रहा जी मेल हेमोफिलिक XHY। फीमेल कैरियर है XHX या XXH लिख दीजिए, यानी एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाएगा जहां फीमेल का डिफेक्टिव X और मेल का डिफेक्टिव X आके XHXH एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो कि लीथल होता है। देखते हैं जी, फीमेल ने जो कैरियर वुमेन थी उसने गैमीट्स बनाए ओवा 2 तरह के, एक नॉर्मल ओवा और एक डिफेक्टिव कंटेनिंग दी XH। मेल क्योंकि हेमोफिलिक है तो 50% स्पर्म्स जिनमें X क्रोमोसोम जा रहा है वो डिफेक्टिव है, 50% स्पर्म्स जिनमें Y क्रोमोसोम जा रहा है वो नॉर्मल है। ऑफस्प्रिंग्स देखते हैं जी, यहाँ पे लिख लिया मेल, यहाँ पे लिख दिया फीमेल। ये वाला और ये वाला जब आपस में फर्टिलाइज हुए तो कैरियर गर्ल, 2 X क्रोमोसोम है और एक X क्रोमोसोम डिफेक्टिव है। शी विल बी अ कैरियर, शी विल नॉट बी अ सफरर। नॉर्मल X नॉर्मल Y नॉर्मल बॉय, XH और Y का कॉम्बिनेशन भी बनेगा हेमोफिलिक मेल चाइल्ड। एक रेयर कॉम्बिनेशन ये भी बनेगा XH और XH, क्योंकि एक डिफेक्टिव X क्रोमोसोम आ गया मदर से और फादर से तो जो X आया है वो डिफेक्टिव होगा ही होगा, यानी ये वाला जो जाइगोट बना है XH शी विल बी अ हेमोफिलिक फीमेल गर्ल चाइल्ड। एंड मैंने बताया था ये कॉम्बिनेशन लीथल हो जाता है, ऐसा जाइगोट या तो सक्सेसफुली क्लीवेज डिविजन्स कर ही नहीं पाता। मान लो सक्सेसफुली क्लीवेज डिविजन्स हो गई, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एम्ब्रियो बना, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो जाती है उसकी, राइट, मिसकैरेज हो जाएगा। अगर वो फीमेल बेबी पैदा हुआ, कई केसेस में देखा गया पैदा होने के बाद मृत्यु हो जाती है। अगर वो जिंदा बची प्यूबर्टी एज तक पहुंची तो प्यूबर्टी में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा, रिप्रोडक्टिव साइकिल, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस के कारण मृत्यु हो जाती है। और अगर वो सरवाइव कर गई, विच इज वेरी रेयर, जैसा हमने देखा था मिलियन में ऐसा हो जाता है, so then throughout her life she will have this problem of excessive menstrual blood loss, right जी। so ये है हेमोफीलिया का पेडिग्री चार्ट जब फीमेल कैरियर है और फादर हेमोफिलिक है। फीमेल इज कैरियर एंड फादर इज हेमोफिलिक। देखते हैं जी, सिंबल्स अब आपको समझ आ गए हैं, आपकी टिप्स पे होने चाहिए। ये सिंबल फीमेल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल मेल रिप्रेजेंट कर रहा है, शेड किया है तो अफेक्टेड फादर है, राइट। तो जीनोटाइप XHY है, कैरियर है मदर, फीमेल कैरियर है XHX है। अब हमने दिखाया कि भाई इनके 4 बच्चे हैं, अब उनमें प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या क्या है हेमोफीलिया की। एक हमने दिखाई अफेक्टेड डॉटर, सर्कल है यानी फीमेल है, वो अफेक्टेड है यानी XHXH रेयर कॉम्बिनेशन, राइट, एंड सच एन एम्ब्रियो डाइज जन्म से पहले या फिर जन्म के बाद भी। अफेक्टेड सन, स्क्वायर दिखाया हमने, राइट, मेल चाइल्ड है XHY,
नॉर्मल अनअफेक्टेड सन XY, कैरियर डॉटर XHX। देखो सारे तरह की संभावना मिल गई। मेल बेबी ऐसा भी हो सकता है जिससे हेमोफीलिया ना हो, मेल बेबी ऐसा भी हो जाएगा जिससे हेमोफीलिया हो, फीमेल बेबी ऐसी होगी जो कैरियर है और फीमेल बेबी ऐसी होगी जो अफेक्टेड है। इज इट क्लियर? राइट। पेडिग्री चार्ट सबको समझ आ गए? इंटरेस्टिंग है। मैंने बोला था ना, पेडिग्री चार्ट का इस्तेमाल करते हैं एक परिवार में किसी ट्रेट को स्टडी करने के लिए कि कैसे जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन वो पर्टिकुलर ट्रेट जो है फैलता है या एक्सप्रेस करता है। राइट? एंजॉयड द सेशन? ओके, चलो आगे देखते हैं। इधर एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। हमने हेमोफीलिया में जिक्र किया था क्रिसमस डिजीज का। तो भाई ये क्रिसमस वर्ड क्यों यूज हुआ था? सी, हेमोफीलिया बी इज ऑल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? The disorder was first reported in 1952 in a 5-year-old patient with the name of Stephen Christmas. स्टीफन क्रिसमस तो नाम था उनका, जिसमें ये पहली बार हमें देखने को मिली ये डिजीज। तो उस पेशेंट के नाम से, स्टीफन क्रिसमस के नाम से, हमने क्रिसमस डिजीज कह दिया, हेमोफीलिया ए। फिर से रिवाइज कर लीजिए, 3 तरह के हेमोफीलिया, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया सी। रॉयल डिजीज, ब्लीडर्स डिजीज, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर which is found almost exclusively in males. Hemophilia A is because of deficiency of clotting factor number 8. Hemophilia B is because of deficiency of clotting factor number 9. And hemophilia B is also called Christmas disease. Hemophilia C is because of deficiency of clotting factor number 11. 8, 9, 11। इसे 8, 9, 10 नहीं कह देना है। राइट? हेमोफीलिया में ब्लड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू क्लॉट। मोस्ट कॉमन आउट ऑफ दीज हेमोफीलिया ए, बी एंड सी इज हेमोफीलिया ए। राइट जी? सो हम पढ़ रहे हैं जी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हमने अभी तक पढ़ा किसके बारे में? हेमोफीलिया के बारे में। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहे थे मैंने, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का जिक्र हो रहा था। हेमोफीलिया वी हैव कवर्ड। नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस। थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं आपको कलर ब्लाइंडनेस का। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं होता कि उस इंसान को कलर्स दिखते ही नहीं, राइट? उन्हें अलग तरीके से वो चीज दिखती है। इशिहारा चार्ट्स या इशिहारा प्लेट्स होती हैं, मैं भी दिखाऊंगा आपको वो प्लेट्स, जिनमें आपको पहचानना होता है। शायद आपने देखा होगा ऐसे डॉट 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 अलग अलग कलर्स के लगे होते हैं, बीच में कुछ डिफरेंट कलर से डॉट से कभी कोई न्यूमरल लिखा है या अल्फाबेट लिखा है, वो पहचानना होता है कि क्या है, या कोई पैटर्न बना हुआ होता है। जैसे अब आप स्क्रीन पे देखिए, ए क्या नजर आ रहा है आपको? फल नजर आ रहे हैं अलग अलग तरह के, है ना? पपीता नजर आ रहा है जी आपको, यहाँ पे डिफरेंट तरह के फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, केले भी नजर आ रहे हैं, एवोकाडो नजर आ रहा है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो कलर ब्लाइंड नहीं है, अ पर्सन हु कैन अप्रिशिएट ऑल द कलर्स, वहां पे उसे इस तरह से दिख रहे हैं सारे कलर्स। परंतु एक कलर ब्लाइंड इंसान को यही फलों के रंग अलग तरह से दिख रहे हैं, शेड्स ऑफ ग्रे सा नजर आ रहा है, हरा रंग भी कुछ अजीब सा दिख रहा है, लाल रंग नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। राइट? डिफरेंट सी हो गई सारी चीजें। कलर्स तो यहाँ भी है, आप कहेंगे कि ये वाली चीज कोई बिल्कुल कलर्स के नहीं है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। सो हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अप्रिशिएट अ पर्टिकुलर कलर। इस तरह से हम डिफाइन कर देते हैं कलर ब्लाइंडनेस को। ठीक है जी? तो कलर ब्लाइंडनेस की जो डिटेल्स हैं, ये अब हम अगले सेशन में जानेंगे। इशिहारा प्लेट्स भी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप भी पढ़ के आइएगा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया के बारे में और डिटेल्स जानेंगे, पहले भी जान चुके हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। देन आई टेल यू अबाउट फिनाइल कीटोन यूरिया एंड अबाउट थैलेसीमिया आल्सो। थैलेसीमिया इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन पे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, पढ़ के जरूर आइएगा। राइट जी? चलो तो फिर करें आज का सेशन एंड। राइट? आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन अ लॉट। पेडिग्री की और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर्स प्रैक्टिस कीजिएगा। राइट? चलिए, नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर, स्टे ब्लेस्ड।